हेलो फ्रेंड्स, आपका रिगेलियम पल्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में आप जानोगे इस टॉपिक से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट रूल्स जो है पोस्टल रूल ऑफ कम्युनिकेशन और रिसिप्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ लैंडमार्क और लीडिंग केसेस इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस की बात की गई है वो सेक्शन 2B में की गई है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मतलब कि जब प्रपोजल किया जाता है किसी पर्सन द्वारा किसी को, तो जिस पर्सन को किया जाता है जब वो सिग्निफाई करता है अपनी असेंट को, तो कहा जाता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। एग्रीमेंट जो होता है दैट डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम अ मेयर स्टेट ऑफ माइंड और इंटेंशन टू accept an off. There must be some external manifestation that shows that intention. मतलब कि अगर आपने अपने माइंड में सोच लिया कि हमने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, यही बस जरूरी नहीं है एक एक्सेप्टेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। इसके साथ ही साथ आपको कुछ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस करने होंगे जो आपके इस इंटेंशन को शो करें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप जानते हो, क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों का होना आवश्यक होता है। उसी तरीके से अगर आपने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है अपने माइंड में मगर उसको जाहिर नहीं किया, उसको मैनिफेस्ट नहीं किया है, तो वो एक्सेप्टेंस मान्य नहीं होगा। अब देखिए आप, जब हम मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं तो मैनिफेस्टेशंस कैन बी इन टू फॉर्म। एक्सप्रेस वर्ड्स अब रिटन या स्पोकन हो सकते हैं, ये कहलाता है एक्सप्रेस प्रॉमिस जो कि सेक्शन 9 में दिया गया है। और मे बी सिग्निफाइड थ्रू कंडक्ट, यानी कि मैनिफेस्टेशन जो हो सकता है वो एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस किस तरीके से हो सकता है? जब आप वर्ड्स के जरिए रिटन या स्पोकन उस इंटेंशन को, उस एक्सेप्टेंस इंटेंशन को मैनिफेस्ट करो। दूसरी बात जो है, ये मैनिफेस्टेशन जो हो सकता है ये इंप्लाइड भी हो सकता है। इंप्लाइड कैसे? ये सिग्निफाई हो सकता है थ्रू कंडक्ट। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन जो है वो आप जाहिर कर सकते हो, उससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपके जो इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है वो जाहिर हो। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कंडक्ट। इस पॉइंट को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा इस पॉइंट से रिलेटेड एक लीडिंग केस लॉ जो है ब्रॉडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877 हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये जो केस है ये रिलेटेड है कि मैनिफेस्टेशन जो हो सकता है वो बाय कंडक्ट भी हो सकता है। इस केस के जो फैक्ट है वो इस तरीके से हैं। यहाँ पे एक ब्रॉडेन होते हैं और एक रेलवे कंपनी होती है जिसका नाम होता है मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। तो ये जो ब्रॉडेन होते हैं, ही हैड बीन सप्लाइंग कोल टू द रेलवे कंपनी विदाउट एनी फॉर्मल एग्रीमेंट। तो इसीलिए इसने सजेस्ट किया रेलवे कंपनी को कि हमारे बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके बाद इन दोनों की जो एजेंट थे वो मिलते हैं और एक एग्रीमेंट ड्रॉ करते हैं। और फिर से ये जो ड्राफ्टेड एग्रीमेंट था ये कंपनी की जो एजेंट जो था उसके द्वारा भेजा जाता है ब्रॉडेन को फॉर हिज अप्रूवल। एंड उसमें कुछ खाली जगहें होती हैं, कुछ ब्लैंक्स होती हैं, उसको भरने के लिए दिया जाता है। उसके बाद वो उसको भरने के बाद रिटर्न कर देता है कंपनी को। अब जो कंपनी का एजेंट होता है वो उसको अपने ड्रॉअर में रख लेता है एंड इट रिमेन्ड देयर विदाउट फाइनल अप्रूवल बीइंग सिग्निफाइड। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कंपनी का एजेंट था उसने, एजेंट ऑफ द कंपनी पुट द ड्राफ्ट इन हिज ड्रॉअर एंड रिमेन्ड देयर विदाउट एनी फाइनल अप्रूवल बीइंग सिग्निफाइड। के बाद क्या हुआ? ही केप्ट ऑन सप्लाइंग कोल ऑन न्यू टर्म्स एंड आल्सो रिसीव पेमेंट ऑन न्यू टर्म्स। अब यहाँ पे एक डिस्प्यूट अराइज हुआ तो यहाँ पे ब्रॉडेन वो रेफ्यूज कर दिया, उसने रेफ्यूज कर दिया टू बी बाउंड बाय द एग्रीमेंट। अब यहाँ पे जो कंडक्ट था कंपनी के एजेंट द्वारा वो क्या था? इट वाज एविडेंट दैट ही हैड मेंटली एक्सेप्टेड इट बट डिड नॉट एक्सप्रेस हिज इंटेंशन एंड इट वाज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। मतलब कि अभी इस टाइम तक जब उसने अपने ड्रॉअर में वो रखा था वहां पे एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे तो एक उसके स्टेट ऑफ माइंड में है, बस उसके माइंड में है कि उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है मगर उसने अभी उसे सिग्निफाई नहीं किया, अभी उसने उसे मैनिफेस्ट नहीं किया है। तो इसीलिए अभी इस टाइम तक एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। मगर जब आप देखो यहाँ पे जो ब्रॉडेन था उसने सप्लाई किया है कोल ऑन न्यू टर्म्स और कंपनी ने उसके अगेंस्ट उसे पेमेंट किया है न्यू टर्म्स। तो ये जो एक्ट था ये आपको सिग्निफाई कर रहा है, ये सफिशिएंट मैनिफेस्टेशन है आपका जो इंटेंशन है उसका। इसीलिए यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस कार्नस ने कहा था फाइनल एक्सेप्टेंस वाज क्लियरली गिवन एंड देयर वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने देखा जो एक्सेप्टेंस हो सकता है वो बाय एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होना जरूरी है। इसीलिए अगर आपने अपने माइंड में सोचा है बस कि आप इस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको जाहिर नहीं किया, उसे मैनिफेस्ट नहीं किया है, तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस
नहीं माना जाएगा, और अगर उसे एक्सेप्ट किया है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस एंड दस रिजल्टिंग इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इस टॉपिक को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है इट मस्ट बी मेड टू द ऑफरर और इट मस्ट बी मेड बाय द एक्सेप्टर। मतलब कि जो कम्युनिकेशन होगा एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का, वो आप किसको करोगे, वो ऑफरर को दोगे, और किसके द्वारा किया जाएगा, एक्सेप्टर द्वारा किया जाएगा। इसी से रिलेटेड दो लीडिंग केस लॉज हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो होगा मस्ट बी डन टू द ऑफरर। इससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो है फेल्टहाउस वर्सेस बेंटली 1863। इसके जो फैक्ट है वो इस तरीके से हैं, यहाँ पे जो फेल्टहाउस होता है इसने ऑफर किया, ऑफर टू परचेज हॉर्स बाय लेटर, और जो लेटर था वो ये कहता था इफ आई हियर नो मोर अबाउट द हॉर्स आई कंसिडर द हॉर्स माई एट 33.15 पाउंड्स। ठीक, इसने ये लेटर जो था उसको इसने इस लेटर को भेजा था किसको, इसका जो नेफ्यू था उसको, मगर नेफ्यू द्वारा यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया था, बट नो रिप्लाई वाज सेंट टू दिस लेटर। इसके बाद क्या था, नेफ्यू ने क्या किया था, नेफ्यू ने कहा था अपने ऑक्शनर से जो कि बेंडले था नॉट टू सेल हॉर्स एज इट इज ऑलरेडी सोल्ड टू अंकल, मगर जो ऑक्शनर था यहाँ पे बाय मिस्टेक पुट द हॉर्स इन ऑक्शन एंड सोल्ड इट, पुट द हॉर्स इन ऑक्शन एंड सोल्ड इट। अब यहाँ पे जो प्लेंटिफ था, जो फेल्टहाउस था, उसने सू कर दिया बेंडले को। हॉर्स हैज बिकम हिज प्रॉपर्टी एंड ही वाज अनऑथराइज्ड टू सेल इट बट हिज एक्शन फेल्ड। क्यों फेल हुआ हम ये देखते हैं। कोर्ट ने कहा इट वाज क्लियर दैट nephew in his own mind intended the uncle to have the horse but he did not communicated his intention to him, thus there was no contract। अब देखिए आप यहाँ पे जो nephew था उसने अपने माइंड में सोच लिया था, स्टेट ऑफ माइंड जो उसका था वो क्या था कि उसने अपने हॉर्स जो था उसको बेच दिया है अपने अंकल को, अपने मतलब उसको बेच दिया अपने अंकल को, फेल्टहाउस को बेच दिया है, मगर उसने ये चीज जो थी अपने जो स्टेट ऑफ माइंड था उसे मैनिफेस्ट नहीं किया था। उसने किसको जाहिर किया, ये जो जिसने ऑफर किया था, ऑफर कौन था यहाँ पे, ऑफर कौन था यहाँ पे, फेल्टहाउस था, उसको नहीं किया यहाँ पे ना, उसने ऑक्शनर को किया। इसीलिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन जो हुई थी वो फेल्टहाउस को नहीं हुई थी, वो बेंडली को हुई थी। इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे नो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस केस में आपने दो चीजें देखी। सबसे पहला, कम्युनिकेशन टू स्ट्रेंजर जो होता है वो नो कॉन्ट्रैक्ट के बराबर होता है, और प्रपोजर कैन नॉट इम्पोज बर्डन ऑफ रिफ्यूजल ऑन प्रपोजी। मतलब कि आप ये चीजें नहीं कह सकते हो कि अगर आपने ये चीज नहीं कहा तो मैं ये मानूंगा कि ये मेरी चीज है। मतलब जैसे यहाँ पे कहा गया था ना, इफ आई हियर नो मोर अबाउट द हॉर्स आई कंसिडर द हॉर्स माई एट 13.15 पाउंड्स। तो आप ये ऐसी बर्डन नहीं रख सकते प्रपोजी के ऊपर, बर्डन ऑफ रिफ्यूजल नहीं रख सकते प्रपोजी के ऊपर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड बाय द एक्सेप्टर। इस टॉपिक से रिलेटेड जो केस है वो है पोवेल वर्सेस ली 1908। इस टॉप 1908 इसके जो फैक्ट है वो ये हैं। यहाँ पे जो पोवेल रहता है इसने अप्लाई किया होता है फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर इन स्कूल। यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं अपॉइंटेड हिम आफ्टर पासिंग रिजोल्यूशन, मगर वो जो डिसीजन था उसे कम्युनिकेट नहीं किया गया था। मतलब कि स्कूल मैनेजर जो थे उन्होंने इस डिसीजन को कम्युनिकेट नहीं किया था पोवेल को, मगर यहाँ पे एक मेंबर जो रहता है उसने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्फॉर्म कर दिया पोवेल को कि उसको अपॉइंट कर लिया गया है। मगर उसके बाद क्या होता है, जो स्कूल मैनेजर्स होते हैं डिसाइडेड टू अपॉइंट समवन एल्स, इसीलिए पोवेल ने सू कर दिया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था पोवेल के इस एक्शन को और कहा देयर मस्ट बी नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन इज इनसफिशिएंट। मतलब कि यहाँ पे आपने देखा कि जो पोवेल को इंफॉर्मेशन मिली थी वो किसी स्ट्रेंजर द्वारा मिली थी, वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा मिली थी, ना कि स्कूल मैनेजर्स द्वारा मिली थी। यही अगर उसको स्कूल मैनेजर्स द्वारा मिली होती तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी द्वारा मिली होती तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता। मगर यहाँ पे किसी पर्सन द्वारा मिली थी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो परफॉर्म कर रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो आपने दो चीजें जानी कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस रिलेटेड। सबसे पहली बात कि कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो प्रपोजर को होना चाहिए, किसी और को अगर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और दूसरी चीज, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो एक्सेप्टर द्वारा होनी चाहिए, या एक्सेप्टर ने किसी पर्सन को ऑथराइज किया उसके द्वारा होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो उसी मोड में होना चाहिए जिसमें ऑफरर ने प्रिस्क्राइब किया है। अगर ऑफरर ने कहा है कि उसको जो एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए
इस ऑफर की वो लेटर के थ्रू मिलना चाहिए, तो उसकी जो एक्सेप्टेंस होगी, जो एक्सेप्टर होगा वो उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट के थ्रू ही भेजेगा, लेटर के थ्रू ही भेजेगा। अगर उसने कुछ और मोड कहा है तो उसके द्वारा होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो है वो है इलियसन वर्सेस हेंशॉ, 1819 का केस है ये। इस केस के जो फैक्ट है वो इस तरीके से हैं। यहाँ पे जो एलिसन होता है उसने ऑफर किया होता है टू बाई फ्लोर फ्रॉम हेंशॉ। इसने क्या कहा होता है, रिक्वेस्टेड दैट एक्सेप्टेंस शुड बी सेंट बाई वेगन विच ब्रॉट द ऑफर। मतलब कि जिस वेगन ने ये ऑफर लाया था उसी द्वारा एक्सेप्टेंस भी सेंड होना चाहिए। मगर हेंशॉ ने क्या कहा कि उसे लगा कि अगर इसने पोस्ट द्वारा भेजा तो ये जल्दी पहुंचेगा, तो इसने पोस्ट द्वारा भेज दिया अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को। मगर यहाँ पे जो पोस्ट था अराइव्ड आफ्टर द टाइम ऑफ वेगन, मतलब कि वेगन पहले पहुंच गई और जो लेटर था एक्सेप्टेंस का वो बाद में पहुंचा। अब यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया एलिसन वाज नॉट बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस। क्यों नहीं बाउंड था, क्योंकि तो लेटर तो बाद में आया, वेगन तो पहले पहुंच गई। एक और बात यहाँ पे, उस टाइम क्या होता अगर लेटर पहले पहुंच जाता, उस कंडीशन में क्या होता, यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट होता। मगर यहाँ पे जो ऑफर था एलिसन जो था, अगर उसने एक्सक्लूसिव कहा है, उसका एक्सक्लूसिव प्रेफरेंस है कि रिप्लाई वेगन द्वारा आनी चाहिए, तो रिप्लाई वेगन द्वारा ही आनी चाहिए। अगर इससे कुछ अलग आती है, किसी और मोड से आती है, तो यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी से रिलेटेड हमारा है सेक्शन 7 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो बात करता है इस चीज से रिलेटेड। अगर अब देखिए यहाँ पे कोई भी मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। अगर जहाँ पे जो ऑफरर है उसने कोई मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया है, जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए मस्ट बी एक्सेप्ट इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। इसी पॉइंट पे रिलेटेड जो इंडियन लॉ है और जो इंग्लैंड का लॉ है, मतलब कि जो इंडियन लॉ है और जो इंग्लिश लॉ है वो डिफर करता है। इंग्लैंड में कहा जाता है या इंग्लिश लॉ में कहा जाता है व्हेन ऑफर इज साइलेंट अबाउट द मोड इन विच द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द सेम मैनर एज ऑफ ऑफर। और इंडिया में कहा जाता है कम्युनिकेटिव एक्सेप्टेंस मस्ट बी डन इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर एक्सेप्ट व्हेन द ऑफर रिक्वायर अ पर्टिकुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये सेक्शन 7 क्लॉज 2 में बताया गया है। अब देखिए क्या इफेक्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा अगर आप डिपार्चर करते हो फ्रॉम प्रिस्क्राइब मैनर। उस कंडीशन में क्या होगा अगर आप डिपार्ट कर देते हो जिस मोड में ऑफरर ने कहा है कि आप एक्सेप्टेंस इसी में दोगे। डिपार्चर फ्रॉम द मैनर डज नॉट इटसेल्फ इनवैलिडेट द एक्सेप्टेंस। अब ये देखिए यहाँ पे ये सेक्शन 7 क्लॉज 2 में कहा गया है, इंडियन लॉ की बात हो रही है यहाँ पे। डिपार्चर फ्रॉम द मैनर मतलब कि डिपार्चर फ्रॉम द मोड इन विच acceptance should be made does not itself invalidate the acceptance. A duty is casted on the offerer to reject such acceptance within reasonable time, and if he fails, contract is bound by the acceptance. अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो एक्सेप्टर, मान लिया जो प्रपोजर है उसने कहा कि लेटर द्वारा एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, मगर जो एक्सेप्टर है उसने जो अपना एक्सेप्टेंस भेजी है वो मान लिया वो उसने कहा है कि पोस्ट द्वारा आनी चाहिए, मगर जो एक्सेप्टर है उसने अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो किसी और मोड से भेज दिया। तो यहाँ पे उसका एक्ट किसी और मोड से भेजना ये इनवैलिडेट नहीं करता है एक्सेप्टेंस को। ड्यूटी कास्ट की गई है ऑफरर के ऊपर कि ऑफरर जो होगा वो इन्फॉर्म करेगा रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टर को, ये मोड एक्सेप्टेड नहीं है, आप हमें इस मोड में भेजिए। अब अगर वो दोबारा उस मोड में भेज देता है तो वो एक्सेप्टेंस बाध्य होगा, और अगर वो फेल करता है तब भी एक्सेप्टेंस बाध्य होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ड्यूटी कास्ट की गई है ऑफरर के ऊपर रिजेक्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस। अब सेक्शन 4 जो बात करता है वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करता है। ये बताता हमें एक्सेप्टेंस जो होती है वो कंप्लीट कब होती है। तो इसमें दो बातें की गई हैं, प्रपोजल के अगेंस्ट में दूसरी चीज है और एक्सेप्टर्स के अगेंस्ट में दूसरी चीज है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर जो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस है अगेंस्ट द प्रपोजर जो है व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर, मतलब कि जब एक्सेप्टर ने जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको पोस्ट कर दिया है, उसके कंट्रोल में नहीं है, तब मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है प्रपोजर के खिलाफ, ऑफरर के अगेंस्ट। और अगेंस्ट द एक्सेप्टर क्या है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। आप यहाँ पे देख सकते हो एक अजीब सी सिचुएशन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा जाता है कि ये दो पार्टीज के बीच में होता है, दो पार्टीज एक सेम स्टैंड पे होती हैं, मगर आप सेक्शन 4 जब पढ़ते हो इसमें प्रपोजर में क्या कहा, प्रपोजर के अगेंस्ट में क्या कहा गया है कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट तभी हो जा रहा है जब एक्सेप्टर ने अपना लेटर पोस्ट कर दिया है। मगर आप यहाँ पे ये देखो,
एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब हो रहा है, जब वो लेटर नॉलेज में आ रहा है किसके, प्रपोजर के, ऑफरर के। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रपोजर और एक्सेप्टर दोनों अलग अलग स्टैंड पे हैं, दोनों इक्वल फुटिंग पे नहीं है। तो इसमें जो गैप आप देख सकते हो, जो गैप क्रिएट हो रहा है वो क्या होगा, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये दो मोड है आपके, पोस्टल रूल ऑफ कम्युनिकेशन या इंस्टेंटेनियस मोड या रिसिप्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं। तो जो पोस्टल रूल ऑफ कम्युनिकेशन ये सबसे पहली बार एडम वर्सेस लिंडसेल 1818 के केस में इवॉल्व हुआ था। इस केस के जो फैक्ट है वो इस तरीके से है। यहाँ पे जो लिंडसेल होता है उसने ऑफर किया होता है टू सेल वूल, ऑफरिंग टू सेल वूल, और जो लेटर था उसने कहा था रिसीविंग योर लेटर बाय पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे लेटर ने क्या प्रिस्क्राइबली कहा हुआ है कि उसको पोस्ट द्वारा एक्सेप्टेंस चाहिए। अब देखिए जो लिंडसेल था उसने लेटर जो भेजा था वो 2 सितंबर को भेजा था, उसको पहुंचा जो था वो 5 सितंबर को पहुंचा था। एडम जो था ऑन इवनिंग 5 सितंबर की इवनिंग को उसने रोट किया आंसर एग्रीइंग टू एक्सेप्ट द वूल। इसने सेंड किया एक्सेप्टेंस को 5 सितंबर को और पहुंचा वो 9 सितंबर को। यहाँ पे लिंडसेल जो था वेटेड फॉर एक्सेप्टेंस टिल 8 सितंबर एंड नॉट हैविंग रिसीव्ड इट सोल्ड द वूल टू द अदर पार्टी ऑन दैट डे। लेटर जो पहुंचना था वो 8 को पहुंचना था, मगर कुछ दिक्कतों की वजह से कुछ डिले हो गया वो एक दिन के लिए। इसीलिए इसके बाद फिर से एडम ने सू कर दिया लिंडसेल को फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये केस जो था कोर्ट के सामने, इस केस में कोर्ट को डिसाइड करना था कि एग्रीमेंट किस दिन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किस दिन अराइज हुआ। इस केस में कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रैक्ट अराइज ऑन द डेट व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स। मतलब कि यहाँ पे जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो गया वो 5 सितंबर को अराइज हुआ। और यहाँ पे कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा कंप्लीट हुआ, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। मतलब कि यहाँ पे प्रपोज जो किया था प्रपोजर के अगेंस्ट में यहाँ पे 5 सितंबर को कंप्लीट हो गया। और अभी हमने सेक्शन 4 जो पढ़ा था उसी के ऊपर है ये, ऑन 5 सितंबर को कंप्लीट हो गया और अगेंस्ट द एक्सेप्टर ऑन 9 सितंबर। आप देखो 5 और 9 के बीच में जो गैप है, ये गैप जो अवेलेबल है ये किसको अवेलेबल है, ये एक्सेप्टर को अवेलेबल है। इस गैप को जो एक्सेप्टर वो यूटिलाइज कर सकता है रिवोक करने के लिए जो लेटर उसने भेजा है पोस्ट द्वारा बाय एनी फास्टर मोड। मतलब कि वो उस मोड को किसी और जरिए भेज सकता है जो प्रपोजर को जल्दी पहुंच जाए और जो उसे रिवोक करने के लिए यूज कर सकता है। तो ये था पोस्टल रूल ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल रूल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या कहा गया कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी अराइज हो जाता है जब जो एक्सेप्टर है उसने अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया है इन ड्यू कोर्स। इस केस में 5 सितंबर को वो कंप्लीट हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुआ था। इसके बाद आता है रिसिप्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन। ये रिसिप्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं इंस्टेनियस मोड में। आप सुनो, अगर अब आता है रिसिप्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए उस सिचुएशन में क्या होगा जब पार्टीज जो है वो एक दूसरे के प्रेजेंस में है, मतलब कि वो एक दूसरे के प्रेजेंस में है मगर थोड़े डिस्टेंस पे है, या अगर वो सेपरेटेड है इन स्पेस, मतलब कि अगर वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं बाय टेलीफोन या टेलीग्राम या टेलेक्स के जरिए, उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब कि इंस्टेनियस मोड के जरिए अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। ये रूल जो है वो डिफर करता है पोस्टल रूल ऑफ कम्युनिकेशन में। तो इस रूल को सबसे पहली बार लाया गया था एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल फार ईस्ट कॉर्पोरेशन 1955 टू क्वींस बेंच 327 के केस में। इस केस में जो फैक्ट थे वो इस तरीके से थे। एंटोर कंपनी जो थी कि लंदन बेस्ड कंपनी थी, इसने ऑफर किया टू बाई 100 टन कॉपर एंड कम्युनिकेटेड बाय टेलेक्स। तो जो एटॉस कंपनी थी लंदन बेस्ड थी, इसने माइल फार ईस्टर्न कॉर्पोरेशन हॉलैंड की बेस्ड जो कंपनी थी उसको ऑफर किया टू बाई 100 टन कॉपर बाय कम्युनिकेट 100 टन कॉपर। और ये जो कम्युनिकेट किया था उसने बाय टेलेक्स किया था, मतलब कि जो एक इंस्टेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन का जरिया है। इसके बाद जो कंपनी थी माइल्स फार ईस्टर्न कॉर्पोरेशन, उसने अपना एक्सेप्टेंस लेटर सेंड किया और जो लेटर सेंड किया गया वो टेलेक्स द्वारा किया गया। अब यहाँ पे व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट फुलफिल्ड कंप्लेनेंट सूड द डिफेंडेंट फॉर डैमेजेस। यहाँ पे इस केस में कोर्ट के सामने जो बात थी वो ये डिसाइड करना था when and where the contract was accepted। इस केस में डिसाइड करना था कि कब कहाँ कॉन्ट्रैक्ट बना और कब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हुआ। इस केस में कोर्ट ने कहा इन इंस्टेनियस मोड लाइक टेलीफोन या टेलेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। अब देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है। पोस्टल रूल में क्या था, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तभी हो जा रहा था जब एक्सेप्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया था, मगर यहाँ पे क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तब हो रहा है जब एक्सेप्टेंस जो वो रिसीव कर दी जा रही है
प्रपोजर द्वारा या ऑफर द्वारा। एंड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड या वेयर इट कम्स इन द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी वो कहाँ होगी, वो लंदन में होगी। इसके साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा वो कहाँ होगा, वो लंदन में ही होगा। मतलब ये इसलिए कहा गया क्योंकि अगर कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है मान लिया, तो कौन सी जगह की कोर्ट इस केस को देखने के लिए लायबल होगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अब देखिए, तो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ बना होगा वहीं के लिए लायबल होगी ना वहां की कोर्ट। तो इसीलिए यहाँ इस केस में कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो माना जाएगा, वो बना है, वो इंटर हुआ है इन प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, या जहां पे वो नॉलेज में आ रहा है ऑफरर के। तो इन दोनों चीजों में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट भी हुआ है लंदन में और कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है एट प्लेस लंदन में ही। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑफर मेड बाय लेटर होता, अब इसी चीज में अगर आप देखिए, अगर यही जो कम्युनिकेशन था वो पोस्ट द्वारा अगर किया होता तो कहाँ पे कंप्लीट होता, उस कंडीशन में क्या होता, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता, कॉन्ट्रैक्ट मेड होता, वो हॉलैंड में होता, ना कि लंदन में होता। ये पोस्टल रूल की बात की हमने। इन ऑफर मेड बाय लेटर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस लेटर इज पोस्टेड। ये पोस्टल रूल की बात की गई। तो अब आप समझ गए होंगे पोस्टल रूल ऑफ कम्युनिकेशन और रिसिप्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन या इंस्टेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप जानो इन दो रूल में डिफरेंस क्या है। पोस्टल रूल ऑफ कम्युनिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट हो जाता है जब एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया गया है। तो जाहिर सी बात है जहां से पोस्ट किया जा रहा है वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट इसी प्लेस पे किया गया है। मगर रिसिप्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तब होता है जब एक्सेप्टेंस रिसीव की जाती है ऑफर द्वारा। इस केस में वो जगह थी लंदन, और इसके साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट किस जगह पे किया गया वो भी प्लेस होगी लंदन। तो जो हमने पढ़ा अभी इंट्रॉस केस को, यही रिसिप्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया था भगवान दास गोवर्धन दास केदई वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम एंड कंपनी AI 1966 के केस में। इस केस में जो फैक्ट थे वो इस तरीके से थे, भगवान दास जो था वो अहमदाबाद में था। इसने ऑफर किया टू परचेज कॉटन सीड्स वाया टेलीफोन, यानी कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुई यहाँ पे, जो कि एक इंस्टेनियस मोड है। और जो गिरधारी लाल था जो काम गांव में था, उसने अपने एक्सेप्टेंस को सेंड किया बाय टेलीफोन। यहाँ पे क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट था, वेयर डिड कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस। यहाँ पे दो ग्रुप्स थे, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जो था वो जस्टिस सिद्धार्थ द्वारा लीड किया गया था, माइनॉरिटी जो था वो जस्टिस हिदायतुल्लाह द्वारा लीड किया गया था। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था, यहाँ पे कोर्ट ने प्रिफर किया टू फॉलो द इंग्लिश रूल एज लेड इन द इंट्रॉस केस एंड हेल्ड दैट पोस्टल रूल शैल नॉट अप्लाई टू टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। मतलब कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा वो कहाँ होगा, अहमदाबाद में होगा। अब आप यही देखिए, अगर ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुआ होता फिर कहाँ होता, अगर ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुआ होता फिर यहाँ पे क्या होता, जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता वो कामगांव में होता। इसी केस में जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी जस्टिस हिदायतुल्लाह द्वारा जो दी गई थी, वो ये कहा गया था सेक्शन 4 जो वो इलास्टिक इन नेचर है और वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को भी कवर कर सकता है, साथ ही साथ पोस्टल को तो कवर करता ही है। व्हेन वर्ड्स आर स्पोकन इन टेलीफोन, इन्होंने कहा जब वर्ड्स आर स्पोकन इन टेलीफोन दे आर इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सेप्टर। इस लाइन को कहते हुए वो ये दिखा रहे थे यहाँ पे कि जिस तरीके से पोस्टल रूल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको पोस्ट कर दिया जाता है तो वो आउट हो जाता है एक्सेप्टर के कंट्रोल में। उसी तरीके से जब हम बोलते हैं, कुछ वर्ड बोल देते हैं टेलीफोन में, तो वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में हो जाता है और वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है एक्सेप्टर के। इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो टेक प्लेस करेगा कामगांव में। तो यही था आज का ये वीडियो। आई होप आप समझ गए हो एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड जो केस लॉस थे वो आपको समझ में आए हो। आप समझ गए हो पोस्टल रूल ऑफ कम्युनिकेशन और रिसिप्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटिंग योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज।